नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। तो अब एक राज्य में ही अब वोटिंग होनी बाकी है। कल यानी कि 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होनी है। कल प्रचार थम गया और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन अगर पूरे तेलंगाना के इस चुनाव की हम बात करते हैं और इसमें अगर सबसे अच्छी खबर किसी के लिए सामने निकल कर आ रही है तो वो है कांग्रेस पार्टी। हालांकि कांग्रेस को 19 से 60 तक का एक लंबा सफर तय करना है, क्योंकि 2018 में 19 सीटें उसकी आई थी और बहुमत के लिए 60 सीटें उसको चाहिए। 119 सीटें तेलंगाना में हैं और उसकी टक्कर बीआरएस से है। वो बीआरएस जो तेलंगाना बनने के बाद जो बहुत ही यंगेस्ट स्टेट है, तेलंगाना 10 साल पुराना है और तेलंगाना बनने के बाद वो इख्तिदार में आई थी और उसके बाद 10 साल से लगातार वो सत्ता पर काबिज है। और ऐसे में उसका वहां पर संगठन बहुत मजबूत है। जाहिर सी बात है, जो जब वो पहली बार सत्ता में आई थी तब एक सिंपैथी वेव थी और उस सिंपैथी वेव का फायदा जब कांग्रेस को लग रहा था कि शायद उसको मिलेगा, उस सिंपैथी वेव का फायदा सीधे तौर पर केसीआर को मिला। उस टाइम टीआरएस और अब बीआरएस है, उसको मिला और वो 10 साल सत्ता पर रही। लेकिन अब लग रहा है कि अब उसके पांव तेलंगाना में उखड़ने लगे हैं, क्योंकि एक तरह की लहर, या कुछ लोग इसको आंधी, सुनामी और तूफान भी कह रहे हैं, कि वो कांग्रेस का देखने के लिए मिल रहा है। जमीन से जुड़े जो लोग हैं, जो वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम भी तेलंगाना में मौजूद थी। वहां पर उसने लगातार तमाम एरियाज को देखा, लोगों से बात की और वो भी इस नतीजे पे कहीं ना कहीं पहुंचे हैं कि एक तरह की लहर जरूर है कांग्रेस की वहां पर, और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर तेलंगाना से आ रही है। इसके कई रीजंस हैं। एक तो ये कि कर्नाटका में जिस तरह से जीत मिली, उसका सीधा फायदा उसे पड़ोसी राज्य तेलंगाना में देखने के लिए मिल रहा है। वहां की लीडरशिप का फायदा वहां देखने के लिए मिल रहा है और उसके साथ साथ राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की, तेलंगाना से वो भारत जोड़ो यात्रा जब निकली तो एक मोमेंटम तब से ही बनना शुरू हो गया था। और 2 साल से जो एक तरह से माना जाता है कि तेलंगाना में कांग्रेस का कार्यकर्ता सो गया था या बहुत धीमा पड़ गया था, उसमें एक तरह की नई जान आई। और 2 साल में भारत जोड़ो यात्रा से पहले, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के बाद एक तरह से एक नई मेहनत जो है वो वहां पर की गई है। रेवंत रेड्डी जो हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर वहां मेहनत की है और जो नेता बीजेपी या बीआरएस में चले गए थे कांग्रेस के, उनकी जो वापसी हुई है उससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा फायदा हुआ है। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की बीआरएस के खिलाफ, केसीआर के खिलाफ सीधे तौर पर जा रही है। और जो एक नैरेटिव कांग्रेस ने ये बनाया कि दरअसल अगर आप बीआरएस को, केसीआर को वोट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट कर रहे हैं, ये नैरेटिव जमीन पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप ये भी देख रहे होंगे कि बीआरएस हो, एआईएमएम हो, बीजेपी हो, सब कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं, उसको कोसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे भी आप ये अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस कितनी बड़ी कंटेंडर है। बीजेपी को ही लग रहा था कि कर्नाटका में जब उसकी सत्ता वहां से उसने गंवाई कि उसको कहीं ना कहीं तेलंगाना में वो पैर जमाने में अपने कामयाब रहेगी, क्योंकि 2019 में 4 सीटें उसको मिली थी। लेकिन लग रहा है कि गुब्बारा थोड़ा ऊंचाई भरता, थोड़ी उसमें हवा और ज्यादा उसमें भरी जाती, उससे पहले ही उसकी हवा पूरी तरीके से निकल गई है। और अब हालात ये है कि लग ही रहा है कि कहीं वो एआईएम से भी पीछे ना रह जाए। बीजेपी को 1 सीट मिली थी 2018 में, उसके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उपचुनाव में उसने 4 और सीटें हासिल की थी। उसको ये लग रहा था कि ये माना जाता है कि बीआरएस से कहीं ना कहीं उसके अंदर खाने कोई साठगांठ है। ये भी माना जाता है कि भ्रष्टाचार के जिस तरह के आरोप केसीआर पर लगे, उनकी फैमिली पे लगे, और लोगों को ये भी लगा कि सिर्फ एक फैमिली की ही सत्ता है और बार बार उसको देखकर 10 सालों से लगातार लोग थोड़ा उब भी गए हैं और वो एक चेंज चाहते हैं। और लोगों को यह भी लगा कि तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनके ऊपर जिस तरह से लगातार उनकी भेजी जा रही है, वो आप ये देखें कि केसीआर के घर तक वो नहीं पहुंचती है या उन पर उस तरह से जांच जो है वो नहीं की जाती है। तो जो ये एक नैरेटिव कांग्रेस ने बनाया, ये बात कही कि केसीआर और बीजेपी जो है वो एक है। राहुल गांधी ने ये कहा कि देखिए मेरे ऊपर 24 केस लगते हैं लेकिन केसीआर के ऊपर नहीं लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बातें लोगों के दिलों में घर कर रही हैं और जो गारंटीज वो तमाम राज्यों में जो कांग्रेस दे रही है वेलफेयर स्कीम्स की, जो उसने यहां पर भी लॉन्च की है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को लुभा रही हैं। तो
क्या जो ये तमाम पॉजिटिव पॉइंट्स कांग्रेस के लिए नजर आ रहे हैं, क्या वो उसको जीत दिला सकते हैं? क्या वाकई में कांग्रेस के अच्छे दिन तेलंगाना से शुरू हो रहे हैं? और साउथ में जिस तरह से वो हमेशा से मजबूत मानी जाती थी, क्या एक बार फिर से वो धीरे धीरे करके अपने जो किले हैं वो वापस ले रही है? क्योंकि आप ये देखिए कि राहुल गांधी केरला में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं वो वायनाड से सांसद हैं, आपको सबको पता है। तो वहां से भी एक तरह से ये माना जा सकता है कि 2024 के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन कई बार हमने ये देखा, खासतौर पे कांग्रेस की जब सत्ता रही, कि रास्ता साउथ से होकर भी निकला है। आंध्र प्रदेश जो कि कांग्रेस का गढ़ था, जहां उसे एक तरह से उसने क्लीन स्वीप की थी 2009 में, लेकिन उसके बाद जब से तेलंगाना अलग हुआ, वाईएसआर के का जिस तरह से निधन हुआ, ट्रेजिक, उसके बाद से आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए एक तरह से वहां से वो एक तरह से गायब हो गई। लेकिन अब तेलंगाना में जिस तरह से वो मजबूत हो रही है, उसको ये लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में भी वो मजबूत होगी और दूसरे जो साउथ के राज्य हैं उसमें भी उसके लिए कोई अच्छी खबरें 2024 में आ सकती है। इसलिए पूरी जान फूंक रखी है कांग्रेस ने तेलंगाना में, और उसको लग रहा है कि तेलंगाना से उसको जीत जरूर मिलेगी। इसके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ दो एक्सपर्ट सीधे हैदराबाद से जुड़ेंगे, तेलंगाना की सियासत को जो बारीकी से समझते हैं, और एक सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो नेशनल पर्सपेक्टिव और तेलंगाना का जो पूरा जो इतिहास रहा है उसके बारे में वो गहन चर्चा उनसे हम करेंगे। तीनों मेहमानों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे साथ राकेश कपूर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेटरन जर्नलिस्ट, आप उनको लगातार मेरे प्रोग्राम में देखते हैं। मीर अयूब साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं, कल भी आपने मेरे प्रोग्राम में उनको देखा था। और आमिर अली खान साहब हैं, संपादक हैं सियासत डेली के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस तमाम चीजों को, तमाम पॉइंट्स को हम बारीकी से देखेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। और मैं कुछ आंकड़े देख रही थी मीर अयूब साहब, अगर हम तेलंगाना को देखते हैं तो 33 जिले हैं, 119 सीटें हैं, एससी की 19 रिजर्व सीटें हैं और एसटी की 12 रिजर्व सीटें हैं। मुसलमान 13% है, हिंदूज यहाँ पर 85% है, लेकिन ओबीसी का इन 85% में से 50% है। रेड्डी समाज 7% है, लेकिन आप ये देखें कि संसाधनों पर उसका बहुत बड़ा होल्ड है। इसीलिए सबकी निगाहें जो हैं वो रेड्डी जो समाज है उस पर लगी रहती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीआरएस हो। एससी की अगर बात करते हैं तो 16 से 17% है, और मडिका जिसको आप एसटी भी कह सकते हैं वो 10% है। और 2018 की अगर हम बात करते हैं तो 2018 में उत्तर की अगर हम बात करते हैं, उत्तर तेलंगाना की, तो बीआरएस ने 39 सीटें यहां पर हासिल की थी, बीजेपी को एक भी सीट यहां नहीं मिली थी, कांग्रेस को 13 और अदर्स के खाते में यहां पर 2 सीटें गई थी। और इसीलिए यहां पर यह भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद की अगर बात करते हैं तो 39 सीटें आती हैं, बीआरएस की 27 सीटें आई थी 2018 में, एक बीजेपी को मिली थी, एमआईएम को 7 मिली थी, जाहिर सी बात है उसका गढ़ है, और कांग्रेस टीडीपी को 4 मिली थी। और वहीं दक्षिण तेलंगाना में 26 सीटें हैं, बीआरएस को 22 मिली थी, बीजेपी को एक भी नहीं मिली थी, कांग्रेस को 4 मिली थी, टीडीपी के साथ उसने चुनाव यहां पर लड़ा था और अदर्स के खाते में एक भी नहीं गई थी। अब ऐसे में अयूब साहब, ये यहां पर ये मैंने आंकड़े इसलिए यहां पर रखे हैं कि ये जानना यहां पर जरूरी है कि उत्तर से और दक्षिण से तो ये लग रहा है कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें हैं, लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है कि ग्रेटर हैदराबाद जो है वहां अभी उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, अगर वो वाकई में एक बड़ा आंकड़ा, बड़ा नंबर अपनी झोली में डालना चाहती है तो? मेरा ख्याल है कि हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद या हैदराबाद से आपको 24 सीटें हैं, ठीक है। वो 24 सीट के लिए केसीआर किस तरीके से लड़ते हैं, टीआरएस और कांग्रेस कैसे अपने जोर आजमाई करती है। तो मेरा मानना यह है कि केसीआर हैज अंडरस्टूड द गेम बिफोर द कांग्रेस, मगर कांग्रेस ने उसको काउंटर करने की कोशिश की है। मसलन हैदराबाद से उन लोगों को खड़ा किया है जिन लोगों के जीतने के चांसेस बेहतर हैं। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे टक्कर की वो होगी, लड़ाई होगी ये दोनों में। और जो उत्तर और दक्षिण तेलंगाना की बात कर रही हैं आप,
मुश्किल से हैदराबाद में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, यानी कैंपेनिंग के लिए पिछले 2 महीने में बहुत ज्यादा काम हैदराबाद सेंट्रिक नहीं रहा उनका। उनका काम रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक। जैसा उत्तम कुमार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मुसलसिल दौरा करते रहे, और दूसरे जो इनके अखाड़े में और लोग हैं, वो लोग भी रूरल एरियाज की तरफ ज्यादा तवज्जो देते रहे, क्योंकि इनको मालूम है कि असल ताकत जो आनी है वो रूरल तेलंगाना से आना है। और रूरल तेलंगाना में टीआरएस का अच्छा खासा मजबूत वो था। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि टीआरएस was a stopgap arrangement for the people of तेलंगाना। वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट इसलिए था कि कांग्रेस जब तेलंगाना बन रहा था तो बड़ी बुरी हालत में थी, और जिस तरीके से उसको प्रोलॉन्ग करके तेलंगाना को दिया गया, उससे लोग खुश नहीं थे। और ये खुद जो केसीआर हैं, ये खुद तेलंगाना में मिलने के लिए, कांग्रेस में मिलने के लिए और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के नाम पे सोनिया गांधी के पास गए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो ये खुद भी अपनी सरकार नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, कांग्रेस में रहना चाहते थे। मगर कांग्रेस में इनको कबूल करने के लिए उस वक्त जगह नहीं थी, और सोनिया गांधी के पास में वो करेज नहीं था कि वो इनको ले और दूसरों को नाराज करे। तो ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो समझ में आ जाएगी बात कि केसीआर, वो जो वैक्यूम था इनका कांग्रेस के अंदर, जो जहनी भटकाव था, वो भटकना इनका कम हो गया है। नाउ दे आर ऑन द वन प्लेटफॉर्म एंड दे आर रेडी टू टेक ऑन केसीआर। जी, ओके, ओके। और आमिर साहब, आपको क्या लगता है कि अगर हम, क्योंकि अगर तेलंगाना को, जैसे मैंने मोटे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में यहाँ पर बांटा है, तो कहाँ से आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी खबरें आ रही हैं? अभी अयूब साहब ने कहा कि रूरल इंडिया, जाहिर सी बात है उसकी नजर उस तरफ है, लेकिन मैं ये भी देख रही थी कि रेड्डी समाज जो है वो 7% है, लेकिन जो टिकट्स बंटवारा होता है, चाहे वो बीआरएस करे या कांग्रेस करे, 20 से 25 टिकट्स कम से कम दिए जाते हैं। तो उनकी अहमियत को समझा जा सकता है, संसाधनों पर उनका पूरा इख्तियार है, और जाहिर सी बात है एक वेल्दी कम्युनिटी वो पूरी मानी जाती है, इसलिए भी शायद टिल्टेड हैं पार्टियां उनकी तरफ। लेकिन इन एरियाज की अगर हम बात करते हैं, तो इन एरियाज में आपको क्या लगता है किस तरफ से कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छी खबरें हैं, और क्या आपको लगता है कि कहाँ मेहनत सबसे ज्यादा की गई है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मेहनत की बात तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगा मैं कि जो साउथ तेलंगाना है, जो कर्नाटका से जुड़ता है, और एक स्टेट आंध्र प्रदेश, एक डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश को जाती है, तो इसमें कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि अभी तो टीआरएस वहां पे वाइप आउट है। इसलिए कि अगर आप खम्मम की बात करेंगे जो आंध्र प्रदेश को जुड़ता है, और महबूब नगर की हम बात करेंगे तो जो कर्नाटका से जुड़ता है, तो कर्नाटका के अभी इलेक्शन जो हुए थे उसका इफेक्ट काफी ज्यादा है महबूब नगर में। और जो आंध्र प्रदेश से जुड़ता है खम्मम, वहां पे साइजेबल नंबर ऑफ जो आंध्रा के जो लोग हैं वो खम्मम में रहते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, डोमिनेंस है। इसीलिए फिल वक्त ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में तो बीआरएस को बिल्कुल वाइप आउट का सामना है। रहा सवाल नॉर्दर्न तेलंगाना, निजामाबाद और आदिलाबाद, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे। निजामाबाद के एमपी तो के कविता को हराए सो हैं, डी अरविंद, और आदिलाबाद के एमपी भी एक बीजेपी के हैं। तो वहां पे कुछ हद तक, या मैं समझता हूं कि पहली जो एक ही मॉब लिंचिंग के टाइप का इंसिडेंट हुआ था वो निजामाबाद में हुआ था। तो वहां पे बीजेपी तो स्ट्रांग है, लेकिन बीजेपी को काउंटर करने में वहां पे बीआरएस काफी स्ट्रांग है। लेकिन अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की हवा नहीं है, या कांग्रेस की लहर नहीं है, कांग्रेस की सुनामी है या तूफान है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि फिर भी ऐसे हालात में भी मैं समझता हूं कि 5 सीट से बढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट में 5 सीट यहां निजामाबाद में और 5 सीट आदिलाबाद में कांग्रेस जीत सकती है। वरना बाकी के सीट्स में ऐसा लग रहा है कि बीआरएस जीत जाएगी। अलबत्ता ये महबूब नगर, नलगोंडा और खम्मम की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कम से कम 10-10 सीट आ जाएंगे इनको, कांग्रेस को।
तो वहां से वाइप आउट की ओके। बात आ रही है। रहा सवाल मेदक, मेदक से जहां से चीफ मिनिस्टर भी मुकाबला करते हैं और हरीश राव जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं या हेल्थ मिनिस्टर हैं वो काफी स्ट्रांग हैं, तो उस एरिया में भी शायद 3-4 सीट से बढ़ के कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है, वरना आसार तो ऐसे दिख रहे हैं कि 3-4 सीट की बात आ रही है वहां पर। करीमनगर और वरंगल 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस अच्छे खासी इनरोड बनाई है। 6 से 8 सीट दोनों डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस को मिल सकते हैं। रहा सवाल ग्रेटर हैदराबाद का, ग्रेटर हैदराबाद की अगर हम बात करेंगे तो टीआरएस बीआरएस ने काफी हद तक डेवलपमेंट का प्लान खेला है और केटी रामाराव जो चीफ मिनिस्टर के बेटे भी हैं वो आईटी और थोड़ा टेक सेवी होने की वजह से काफी कंपनीज को हैदराबाद लाए हैं। तो ग्रेटर हैदराबाद में एक किस्म से बीआरएस को स्ट्रांग समझा जा रहा है, मगर अगर लहर बनती है तो फिर वो भी उल्टा हो सकता है। लेकिन अगर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस अगर देखेंगे तो ग्रेटर हैदराबाद में 150 सीट में 44 सीट्स बीआरएस जीती, बीजेपी जीती थी। तो उसके बाद इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी बीजेपी का जीतना वो कहीं ना कहीं ये बात को का इशारा दे रहा है कि बीआरएस और एमआईएम एक जगह होने से बीजेपी की तरफ बहुत सारा वोट शिफ्ट हुआ था। अब कल से एक और बात यहाँ पे शुरू हुई है कि बीजेपी अपना वोट बीआरएस को शिफ्ट करा सकती है, मगर मैं समझता हूं कि लोग अब तो खैर बस 30 तारीख का इंतजार है। कल सुबह से शाम तक के बाद तो एग्जिट पोल्स भी आ जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि सूरत हाल काफी साफ हो जाएगी। लेकिन कहीं पर भी कोई लीडर, वैसे तो उम्मूमन होता भी यही है कि किसी पार्टी को हारने वाले को भी आप पूछेंगे तो वो जीतता ही है, मतलब उसको तो ऐसा लगता है कि वो जीत रहा है। अभी भी अगर देखेंगे तो बीआरएस यही कह रही है कि उनको 65 से 66 सीट्स आ जाएंगे और कांग्रेस का दावा है कि वो 70 बल्कि 80 के पार जाने वाले हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि अभी फिल वक्त एक फ्लूइड सिचुएशन है। हम यही कर सकते हैं कि कल वोटिंग होने के बाद फिर एग्जिट पोल आना, फिर 3 तारीख को ही वाजे हो जाएगा कि कौन जीत सकता है, किसके वाकई में काम हुआ है ग्राउंड पर। जी, बिल्कुल। लेकिन ये ज़रूर है कि सीधे तौर पर जो टक्कर है अभी फ़िलहाल, जो लग रहा था कि शायद बीजेपी किसी तरीके से आ जाएगी। हालाँकि बीजेपी की अगर बात करते हैं तो कभी भी साउथ में उस तरह का उसका कभी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा नहीं। लेकिन कर्नाटका में ज़ाहिर-सी बात है वो सत्ता में रही, अभी सत्ता में नहीं है और तेलंगाना में उसे बहुत उम्मीद जो है नज़र आ रही थी। अब सीधे तौर पर जो टक्कर है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है और कहीं न कहीं कांग्रेस के फेवर में स्थितियां पूरी तरीके से बनती हुई यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं और लोगों में एक चेंज जो है उसकी लहर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रही है। राकेश कपूर साहब, आपको क्या रीजंस लगते हैं अगर हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां मजबूत हुई है और वो सत्ता पर काबिज हो सकती है, सरकार बनाने के, हुकूमत बनाने के करीब वो पहुंच रही है। हालांकि कल बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किस तरह से वोटिंग पैटर्न रहता है, कितने बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल कर आते हैं वोट करने के लिए, उससे भी बहुत कुछ तय होता है। लेकिन अभी फिलहाल आप क्या देख रहे हैं? देखिए बुशरा जी, जो तेलंगाना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पिछले 10 सालों से जो इनकी चंद्रशेखर राव की हुकूमत चल रही है, उस हुकूमत से लोग आजीज आ चुके हैं। उसकी वजह है एक, उन्होंने कुछ स्कीमें चलाई हैं, जैसे ये अपना किसानों की है, किसान रायतु बंधु, और ये ऐसी चीजें उन्होंने चलाई हैं। लेकिन ये उसी तरीके से चलाई हैं जैसे कोई जमींदार खुश होकर के अपनी रियाया को कुछ बांट देता, कुछ राहतें दे देता है। तो जो उनकी जो छवि बनी है वहां की तेलंगाना की राजनीति से, वो बनी है किसी मनसबदार की। ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र में मनसबदार नहीं होता है, लोग चुनते हैं, वो लोगों का नौकर होता है। नौकर, मैं इस शब्द पर जोर दे रहा हूं। 5 साल के लिए लोग जो सरकार चुनते हैं
जो भी पार्टी बरसरे इक़्तिदार होती है वो लोगों की नौकर होती है, मालिक नहीं होती है। लेकिन ये आदमी लोगों का मालिक बनकर के बिहेव करता है। इसका जो नजरिया है वो लोकतांत्रिक नजरिया नहीं है। ये समझता है अपनी रियाया, और इसी तरीके से हुकूमत करता है जैसे कोई जमींदार करता है, मनसबदार करता है। इसीलिए फार्म हाउस का चीफ मिनिस्टर इनको कहा गया। इसीलिए जो कुछ भी इन्होंने किया उसमें लोगों में जो संदेश गया आम जनता के अंदर, वो गया कि ये आदमी बजाय हमारी सेवा करने के उल्टे हमसे जो है वो कुछ मांगता है। हालांकि उन्होंने काम किया, और जो काम किया वो इस हिसाब से किया कि जिससे उनकी छवि अच्छी बने, लेकिन वो बन नहीं पाई। 10 वर्षों में इस आदमी ने जिस तरीके से अपने खानदान को ही रखा सब कुछ, और उसी को इजाफा किया उसी का, उससे देखिए ये चलता नहीं है बहुत दिनों तक। अब 10 साल हो गए। अब जिस वजह से ये बने थे उस वजह से, जैसे मुझसे पहले जो अयूब साहब हैं, इन्होंने पूरी रोशनी डाल दी उस पर कि किस तरीके से 2014 में कांग्रेस में मैस हो गया था। मैंने भी पिछले प्रोग्राम में बताया था क्या मैस किया था कांग्रेस ने। ये कांग्रेस की गलतियों से ये हुकूमत में आए थे, वरना उस टाइम भी अगर कांग्रेस सही रास्ता पकड़ती तो शायद नहीं आते। अब लेकिन जो इन चुनाव में जो दिखाई दे रहा है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, जो सुनामी की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस का तूफान उठता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है साफ। लोग परेशान हैं और लोग सोचते हैं कि ये बीआरएस बीजेपी, जैसा अयूब साहब और आमिर अली साहब फरमा रहे थे कि जिस तरीके से इनमें तीनों पार्टी दोनों पार्टियों में, और तीसरी भी ले लीजिए आप, असदुद्दीन ओवैसी को क्यों छोड़ते हैं, वो भी कम नहीं। आप इनमें से एक पर हमला कीजिए, दूसरे को दर्द होता है। वो है ना गालिब का शेर कि एतबारे इश्क की खाना खराबी देखना, और गैर ने किया लेकिन वो खफा मुझ पर हुआ। तो ये इन तीनों पार्टियों के अंदर जो है ना ये बना हुआ है। आप जरा छेड़ के देख लीजिए क्या रिएक्शन आता है। सब एक ही तरफ पिल पड़ते हैं कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस का आना ये एक नेचुरल प्रोसेस है लोकतंत्र में। कांग्रेस आएगी, आप चाहे जितना बचा ले, लेकिन जनता के लिए कांग्रेस एक अल्टरनेटिव है। और तेलंगाना कांग्रेस का गढ़ रहा है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, तेलंगाना कांग्रेस का गढ़ रहा है, वो कांग्रेस का आना लाजिम है। अरे भाई कोई जरूरी नहीं है। ये जो अपने चंद्रशेखर साहब हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं का पल्ला पकड़े रहे लोग। तेलंगाना कुछ तेलंगाना को इन्होंने कुछ एकदम से, बल्कि भ्रष्टाचार में इस कदर ये गड़ गए हैं, चाहे वो हैदराबाद का जमीन घोटाला हो और चाहे वो सिंचाई परियोजना का घोटाला हो, इन पर तो बहुत गंभीर आरोप है। ये आदमी मंदिरों में ही जाता रहा, ये पूजा पाठ ही करता रहा जैसे कोई पुराने राजे रजवाड़े किया करते थे। मैंने कहा ना ये रियाया समझता है ये आदमी, ये लोकतंत्र का मालिक नहीं समझता। इस वजह से अरे भाई अब लोगों ने सोच लिया है कि लाजिम नहीं कि वो शेर है ना कि मैं भूल रहा हूं कि जी हाँ, अब जो है वो हाँ, लाजिम नहीं कि खिस्र की हम पैरवी करें, है ना। गालिब का बहुत अच्छा शेर है, ये यहाँ लागू होता है कि लाजिम नहीं कि खिस्र की हम पैरवी करें, जाना के एक बुजुर्ग हमें हम सफर मिले। कांग्रेस पार्टी पर पुराना विश्वास रहा है, और ये बीजेपी का चूंकि डोमेन नहीं है, बीजेपी का यहाँ कोई खास लेना देना नहीं रहा है यहाँ की राजनीति से, तो वो पलट करके वहीं जा रहे हैं जहां उनका यकीन था, जहां से उनकी
उनका यकीन बना हुआ था। तो हैदराबाद, हम्म। मैं आपको अगर और पुराना इतिहास बताऊं, 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी और चौधरी चरण सिंह ने विद्रोह किया, तो राष्ट्रपति कौन थे? अभी आप रेड्डी की बात करनी थी ना, रेड्डी, यहाँ के रेड्डी वैसे ही हैं जैसे हमारे उत्तर भारत में जाट और राजपूत होते हैं, उसी प्रकार से है रेड्डी वहां पर। तो चरण सिंह साहब को पहले तो ये था, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। वे कहाँ के थे? वे आंध्र प्रदेश के थे। पहले तो ये किया जा रहा था कि उन्होंने विद्रोह कर दिया मोरारजी देसाई की सरकार से, तो शायद जो लोकसभा ही भंग कर देंगे राष्ट्रपति, क्योंकि इंदिरा जी ने बाहर से समर्थन दे दिया था। लेकिन रेड्डी साहब ने चरण सिंह को बुलाकर के उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। ये जो ओबीसी का जो अभी आपने कहा, कौन सा फरमा रहे थे कि 50, आप ही बता रही थी, आपने जो जी जो है जब बताया वहां का 50% से ज्यादा है, तो वहां की राजनीति मूलतः ओबीसी पर निर्धारित रही है और रेड्डी उसको लीड करते रहे हैं, वहां की उस राजनीति को कांग्रेस के अंदर ही। तो दोबारा से चक्कर घूम रहा है, लोकतंत्र में चक्कर घूमता रहता है। तो ये सारा वहां का जो है, तो कांग्रेस का आना वहां लाजमी है। कांग्रेस वहां आ रही है, मैंने पहले भी निवेदन किया था। जी मिश्रा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अयूब साहब, क्या आपको लग रहा है कि जो एक इमोशनल कनेक्ट करने की जो कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है, सोनिया गांधी का हमने मैसेज भी देखा जहां वो एक इमोशनल अपील कर रही हैं, इंदिरा अम्मा, सोनिया अम्मा, इस तरह की बातें वहां से हो रही हैं, कांग्रेस पूरा अपना वहां इतिहास बता रही है कि कैसे ये तो हमारी ही देन है तेलंगाना, और हम आपकी कुर्बानियों की, इन सब की हम बहुत कद्र करते हैं, इसकी वक़्त करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है ये तमाम चीजें भी बहुत ज्यादा हिट कर रही हैं लोगों को? क्योंकि साउथ इंडियन लोगों का ये माना जाता है कहीं ना कहीं वो एक तरफ जब जाते हैं तो फिर पूरे तरीके से जाते हैं, वो ये साउथ इंडिया के लिए ये माना जाता है। और कहीं ना कहीं जो उनके जो दिखाने का जो उनका एक्सप्रेशन है वो भी बहुत लाउड होता है। वो हम देखा है, चाहे हम फिल्मों की बात करें या जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, या जिस तरह से वो एक तरह से लोग जो भी लोकप्रिय नेता होता है उसके लिए जो अपनी मोहब्बत दिखाते हैं, वो उसकी इंतहा होती है फिर। तो क्या आपको लग रहा है ये इंतहा कांग्रेस की तरफ जा रही है इस बार, और क्या इस इमोशनल अपील का असर हो रहा है लोगों के ऊपर वहां जमीनी तौर पर? एक बात जो सामने नहीं आई अभी तक वो ये है कि इंदिरा गांधी को जब भगा दिया गया नॉर्थ से और वो हारती रही, तो वो कहाँ उन्होंने पनाह ली? मेदक में, जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है। और इत्तेफाक से मेरा जर्नलिज्म का शुरू का जमाना था, मैंने वो कवर किया है। तो इवन इंदिरा गांधी फेल्ट दैट शी हैज टू टेक रिफ्यूज इन तेलंगाना, इन आंध्र प्रदेश, इन तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। तो फिर यहां से पकड़ के वो आगे चली और उन्होंने छोड़ दिया तेलंगाना को, तो वो एक अलग कहानी है। मगर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि तेलंगाना में कांग्रेस के साथ में एक जज्बाती लगाव है, और वो जज्बाती लगाव जैसे साहब ने अभी फरमाया कि वो इमोशनल लेवल जो है उसको गेज नहीं किया जा सकता। तो मेरा ये मानना है कि ये जो हमारे केसीआर साहब हैं, उन्होंने वो फैक्टर को पूरी तरीके से समझने से इनकार कर दिया। उनके इनकार करने की वजह ये थी कि कांग्रेस में फूट थी, कांग्रेस की लीडरशिप एक दूसरे के दस्तो गिरेबां थी, वो एक दूसरे को मार रहे थे, गिराना चाहते थे। मगर अब वो सूरत हाल बदल के ये हुई है कि अब एक ऑर्डर आ गया है, और राहुल गांधी का और प्रियंका का डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाना उसमें लोगों को थमा दिया है कि कोई भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेगा। ये बिल्कुल अजीबोगरीब बात है। अगर इतना डिसिप्लिन अगर हमको देखने में मिल रहा है, तो इसके मतलब ये है कि इससे ज्यादा डिसिप्लिन पार्टी में लाया गया है, एनफोर्स किया गया है। तो जब वो जब एकता बनेगी कि वो जो एकजहती रहेगी, वो एकजहती आपको इलेक्शन में दिखाई देगी। और मेरा मानना यह है कि 80 सीट तो नहीं मालूम मुझे कि बहुत ज्यादा बड़ा फिगर दिख रहा है कांग्रेस का, मगर ये 60 के आसपास तो डेफिनेटली ला रही है। और इसके जो काम करने वाले लोग हैं ग्राउंड लेवल पर, उन लोगों का कहना है कि हम
जहां खुद आपके टेलीविजन चैनल ने जब लोगों से पूछने की कोशिश की गांव-गांव, तो उन लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ पीपल सेड दैट हाँ, हम इसको बनाना चाहते हैं, तेलंगाना में कांग्रेस को लाना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि एक हवा चल रही है और वो हवा जो है वो कांग्रेस के फेवर में है। जी। और ये भी कहा जा रहा है आमिर खान साहब कि हम ये देख रहे थे कि 5 राज्यों के जो चुनाव है, उन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा अगर हाई एंटी इनकम्बेंसी कहीं पर किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ है, तो ये माना जा रहा है कि वो केसीआर के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कोई उम्मीद थी, लेकिन वो उसकी उम्मीद अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और अब कांग्रेस को इसीलिए वहां पर जिस तरह से कांग्रेस उभरी है, उसके लिए पूरे प्रोस्पेक्ट जो है वहां पर बने हैं। क्या ये ज्यादती होगी अगर ये कहा जाए कि वहां के लोगों ने कांग्रेस को चुना है, कांग्रेस ने जितना उसको नहीं चुना? क्या लोग तैयार बैठे थे, या आपको लगता है नहीं, कांग्रेस की उस तरह की मेहनत रही, उसने अपने कार्यकर्ता को भी जगाया, जोड़ा, और जब जोश देखने के लिए मिला तो हमने देखा कि किस तरह से लाइन एक तरह से लगी दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में जाने की। लगातार बड़े बड़े नेता भी जुड़े कांग्रेस के साथ, तो इस सब का फायदा उनको मिल रहा है। और क्योंकि बूथ पर अगर मेहनत की जाएगी, तभी ये जो तमाम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस परसेप्शन की, हवा की, वो हकीकत में तब्दील हो पाएगी। कांग्रेस के हद तक ये एंटी इनकम्बेंसी की बात से शुरू करता हूं मैं। एंटी इनकम्बेंसी थी एमएलए के ऊपर। लोगों को गुस्सा था कि एमएलए करोड़पति हो गए हैं और आवाम से नहीं मिलते। वो गुस्सा ट्रांसफर हुआ है केसीआर के ऊपर या बीआरएस के ऊपर, एक चीज। दूसरी चीज, आवाम कांग्रेस को पसंद की है और कांग्रेस आवाम को पसंद की है का जो सवाल है आपका, उसमें यह है कि मैं समझता हूं कि कभी भी अगर 10 साल ऑफकोर्स कांग्रेस पावर से दूर थी, तो ऑर्गेनाइजेशनली कांग्रेस इज जीरो। एमएलए का जो केडर है वही अब पूरा मोर्चा संभाले हुए है, और दूसरे की नाकामी ही हर वक्त कांग्रेस का के लिए फायदामंद रही है। तो इसी में शायद कांग्रेस आज जो लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि उनको हिंदुत्व की तरफ जाना नहीं है, इसीलिए बीजेपी खामोश हो गई। वहां पे सॉफ्ट हिंदुत्व के उसमें बोलिए आप, या सेक्युलर पार्टी में अगर देखेंगे तो लोग ये समझे कि बीआरएस को छोड़े हम, तो इसके अलावा हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कांग्रेस। और कांग्रेस ने भी अपना पूरा जो कैंपेन का नैरेटिव सेट किया था, वो इसी पर था कि कांग्रेस तेलंगाना देने वाली कांग्रेस है और इस बार गवर्नमेंट आना है कांग्रेस की। तो तेलुगु में वो चीज थी कि कांग्रेस रावाली, कांग्रेस आना चाहिए। तो वो नैरेटिव कहीं ना कहीं लोगों को या लोगों को छू गया है, इसीलिए लोग ये बोले कि हमारा ऑल्टरनेटिव तो यही है कि हम कांग्रेस के साथ ही चले जाएंगे। तो इसीलिए कांग्रेस जी। और क्या ये यंग चेहरा, रेवंत रेड्डी का यंग चेहरा, क्या ये भी बहुत लोगों को अपील कर रहा है? यंग स्टेट माना जाता है, उनकी उम्र कम है रेवंत रेड्डी की, राहुल गांधी की उम्र भी कम है, और दोनों ही लीडर लगते हैं कि इन दोनों ने ही बहुत काम किया है। तो क्या आपको लग रहा है कि एक तरह से जो यंग दो चेहरे हैं, जब वो जाकर बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ऑटो वालों से जाकर बात की, उससे पहले भी जब राहुल गांधी गए थे तब भी उन्होंने इसी तरह से संवाद किया था, कुछ इसी तरह से लोगों से, तो वो सीधा जो संवाद है वो क्या लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जो कहीं ना कहीं केसीआर के साथ पूरे तौर पर मिसिंग था? और वही बात हम नरेंद्र मोदी के लिए भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो लोगों से सीधा संवाद है वो नहीं था। एक दीवार नजर आती है एक प्रधानमंत्री और आवाम के बीच में, जो राहुल गांधी के साथ और आवाम के बीच में नजर नहीं आती है। नहीं, गांधी खानदान को लेकर यकीनन साउथ इंडिया में एक किस्म से इमोशनल अटैचमेंट है, और खास तौर पे तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो गांधी खानदान तो बिल्कुल बहुत ही ऊपर लेवल पे है। रेवंत रेड्डी का जहां तक ताल्लुक है, मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि रेवंत रेड्डी इज लाइक लालू प्रसाद यादव ऑफ तेलंगाना, और जवाब देने के लिए भी वो हर वक्त तैयार रहते हैं। इमीडिएट अगर टिट फॉर टैट का जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी रेवंत रेड्डी की, मैं एक एमएलसी का इलेक्शन हुआ था ग्रेजुएट कोटे का, वरंगल, करीमनगर और खम्मम डिस्ट्रिक्ट का था।
वहां पे जब एमएलसी ग्रेजुएट कोटे का इलेक्शन हुआ था, उसमें जो सेकंड रनर अप आए थे वो है तीनमार मल्लन्ना, जो अभी तो फिलहाल कांग्रेस में है, वरना जब उस टाइप पे तो सिर्फ सोशल मीडिया के क्रिएशन थे उन्होंने। तो तीनमार मल्लन्ना सेकंड रनर अप पे इसलिए आए थे बिकॉज वो हर कदम पर केसीआर को पकड़कर, केसीआर की नाकामी को और केसीआर के पूरे खानदान को हर एतबार से वो एब्यूज करते थे। तो लोगों को कहीं ना कहीं वो पसंद आने लगा था। और अब रेवंत रेड्डी का भी मामला वही है। जब आप रेवंत रेड्डी को अगर स्पीच के लिए बुलाएंगे, तो जैसा अभी 4 दिन पहले कुछ हुआ था, तो उसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अपोजिशन पार्टीज आर बिहेविंग लाइक स्ट्रीट डॉग्स। तो रेवंत रेड्डी का फौरन एक ही घंटे में जवाब था रेवंत रेड्डी का। जब उन्होंने निजामाबाद पहुंचे, जब तक ये स्पीच आ गई थी, तो रेवंत रेड्डी ने कहा कि आपका खानदान पहले वही कुत्तों की तरह है। तो कहीं ना कहीं जो टिट फॉर टैट की पॉलिसी थी रेवंत रेड्डी की, और यकीनन जैसा आपने कहा कि एज उनके साइड है, 52-53 इयर्स के हैं, तो शायद इसीलिए वो इतना एनर्जेटिकली पूरा स्टेट में सुबह एक टाइम पे है, दोपहर में एक जगह है, रात में एक जगह है। तो जो भाग दौड़ की जो कैफियत है, यकीनन आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू रेवंत रेड्डी फॉर जिस तरीके से वो भाग के आज जिताने की सूरत हाल पे कांग्रेस को लाए हैं, वो बात तो मैं रेवंत रेड्डी की मानूंगा। लेकिन गांधी खानदान के ताल्लुक से फिर यही बात है कि जो मोहब्बत, जो इमोशनल अटैचमेंट है, मोदी को लेकर यहां पर नहीं है। और कर्नाटका के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाए हैं तेलंगाना में, उसका काफी इन्फ्लुएंस रहा है, तो इसीलिए आज ये पोजीशन पे आई हैं। वरना आप देखिए, अभी एक 15 दिन पहले भी अगर आप जाके देखते तो कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था ही नहीं उनके ऑफिस में। अभी वॉर रूम बना, वॉर रूम भी के जो महीने भर में मैं समझता हूं कि वॉर रूम पूरा सेटअप हुआ, वरना तो 2 महीने या आप 25 दिन पहले चले जाते तो वॉर रूम का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो अभी ऑर्गेनाइजेशनली अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो शायद जब ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रांग होंगी कांग्रेस, अदरवाइज तो लोगों की मोहब्बत है जो गांधी खानदान को और कांग्रेस को आज जिताने के लिए तैयार है जी। और उसे वो एक ऑप्शन की तरह देख रही है। उसे लगता है कि शायद वो बीआरएस और कांग्रेस में अगर फिलहाल चुनते हैं तो उनके लिए कांग्रेस बेटर है, और कोई और ऑप्शन बीजेपी को वो ऑप्शन समझते नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए फिर कांग्रेस ही एक ऑप्शन है, और उसी की तरफ वो उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं कर्नाटका में जो गारंटीज दी गई, जिसकी शुरुआत कर्नाटका से जिस वर्ड की शुरुआत की गई, गारंटीज, और कहा कि 100 दिन में करके दिखाएंगे, उनमें से बहुत से काम हैं जो करके दिखाए गए हैं। और लगातार मैं प्रियंका गांधी को खासतौर पर तमाम स्टेट में सुन रही थी, तेलंगाना के साथ साथ भी, वो लगातार ये कहती है कि आप आंख बंद कर हम पर यकीन मत करिए, पहले आप देखिए, समझिए कि हमने जो कहा क्या वो करके दिखाया। अगर आपको यकीन होता है तभी आप हमें वोट दीजिए। तो एक तरह से वो एजुकेट करती हुई नजर आती हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि यहाँ लफाजी नहीं हो रही है, बल्कि एक तरह का संवाद हो रहा है जनता के बीच में और एक नेता के बीच में, वो भी लोगों को अपील करता है। लेकिन वहीं राकेश कपूर साहब, दूसरी तरफ हम चाहे बीजेपी की जब बात करते हैं तो बीजेपी के पास एक ही घिसा पिटा वही उनका नैरेटिव है। तमाम राज्यों में उन्होंने वही किया, और अब जब वो यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को वहां पर भेजा गया है, तो वही वो कहते हैं कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे, मुसलमानों का रिजर्वेशन हम खत्म कर देंगे, और इसी तरह की तमाम बातें करते हुए नजर आते हैं। हैदराबाद को टारगेट, वहां का जो पूरा निजाम डायनेस्टी, उसको लेकर मुसलमानों को टारगेट करना, यानी कि आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव प्लान नहीं है जनता के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर लड़ाई तमाम राज्यों में देखिए आप, सांप्रदायिकरण वर्सेस वेलफेयर स्टेट की ही हो रही है, और यहाँ पर भी वो नजर आ रहा है। लेकिन अगर केसीआर की बात करते हैं तो केसीआर की छवि उस तरह की नहीं है, तो जमीन पर वो असर देखने के लिए नहीं मिल रहा। राजस्थान में बहुत कोशिश की, वहां पर भी वो असर नहीं हुआ बिल्कुल भी। अभी वो तमाम ट्रेंड्स आ रहे हैं हम लोगों के सामने। लेकिन आपको लगता है कि क्या एक तरह से आइडियाज को लेकर बैंकरप्ट हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी? पूरा बिखरा हुआ उसका चुनाव जो है, प्रचार पूरी तरीके से नजर आता है, या फिर उसको लगता है यही उसे करना आता है और यही वो जो उसका वोट बैंक है वो ऐसे ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा?
देखिए बुशरा जी, इसमें बीजेपी की सबसे बड़ी जो कमी रही इन पांचों राज्यों के चुनाव में, कि मिजोरम से तो उनका कोई खास लेना देना नहीं है, इन चारों राज्यों के चुनाव में ये रही कि वे अपना कोई ऐसा नैरेटिव नहीं गढ़ पाए, कोई ऐसा बयानिया लोगों के सामने पेश नहीं कर सके जिसे लोग समझे कि ये एक वायबल है, फॉर्मेटिव आइडिया है, वायबल चीज है, ये चलने वाली चीज है। और देखिए, बड़ा सवाल आपने पैदा किया, और बड़ा सवाल तेलंगाना के संदर्भ में ही पैदा हो रहा है कि हम जो कह रहे हैं, और यहाँ पर आमिर अली साहब और अपने जो अयूब साहब हैं, अयूब वो ये साहब जी। मान रहे हैं कि कांग्रेस के फेवर में यहाँ पर हवा है, यहाँ पर सुनामी है, या जो भी उसको नाम दें हम। ऐसा होता कब है लोकतंत्र में? आप इस पर विचार कीजिए। ऐसा तब होता है जब जो बरसरे इक्तदार लोग हैं, जो हुकूमत में लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उनका कनेक्शन जनता से टूट जाता है। दे स्नैप द कनेक्ट बिटवीन देमसेल्व्स एंड पीपल आर द मास्टर ऑफ डेमोक्रेसी, दे आर ऑनर ऑफ डेमोक्रेसी। वही लोग मालिक हैं। अगर उनसे, चूंकि मतदाता मालिक होता है, गांधी बाबा हमें यही दे करके गए हैं। जिस अमेरिका में भी एक काले आदमी का वोट जो है वो 3/5 होता था, आप उनका इतिहास पढ़िए। यहाँ पर 1947 में हर हिंदू को, मुसलमान को, दलित को, मजदूर को, फावड़ा चलाने वाले से लेकर के हवाई जहाज में उड़ने वाले तक को एक वोट का बराबर है। वन वैल्यू वन वोट। ये बहुत बड़ी क्रांति थी इस देश के अंदर, देश में नहीं, एशिया में बहुत बड़ी क्रांति थी। हम इस पर कभी गंभीरता से विचार नहीं करते हैं। लेकिन ये जो सुनामी चल रही है, क्यों चल रही है? कांग्रेस के फेवर में हवा क्यों है? बीजेपी का कोई नैरेटिव सेट क्यों नहीं हो पा रहा है? उसकी वजह यह है कि बीजेपी सेंटर में बरसरे इक्तदार है, लोगों का कनेक्ट टूट चुका है। खाली हिंदू मुसलमान से बात बनने वाली नहीं है। ये वो मुल्क है जहां कारण कर करण करीम और कृपाधार तार रहीम, इस बात को मानने वाले लोग हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, और कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, और कोई करे पूजा, कोई सिर नवाए। ये वो मुल्क है। ये गुरु नानक देव जी की वाणी है। मैंने आपके एक प्रोग्राम में पूरी सुनाई थी, पूरी आपको याद होगा। जी जी तो इस जी मुल्क में ये चीजें ज्यादा एक बार चल गया, चूंकि वो बैकलॉग था। मैं मानता हूं, जो पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम लीग ने जो कुछ भी किया, वो एक बैकलॉग था। वो पूरा हो गया। 10 साल हो गए, बहुत हो गए। इस मुल्क के लोग, आज जो बयानिया बन रहा है कांग्रेस को, अब ये तो दक्षिण भारत की राजनीति है। यहाँ तो जयललिता फर्श पे या अर्श पे, करुणानिधि फर्श पे या अर्श पे। क्यों? लोगों का आज यकीन राहुल गांधी की तरफ और सोनिया गांधी की तरफ, या अपनी प्रियंका गांधी की तरफ क्यों बढ़ रहा है? उसकी एक वजह है, उसका एक बेसिक कारण है। उसका कारण ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो बयानियां पेश कर रहे हैं लोगों के अंदर, जो नैरेटिव अपना दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि तुम इस मुल्क के मालिक हो। तुम लोग, ये जितनी भी संपत्ति है, ये सब तुम्हारी है। तुम्हारी संपत्ति कोई 2-4 हाथों में नहीं बेची जा सकती, नहीं सिमटाई जा सकती। ये बात लोगों के दिमाग में उतर रही है। यही बात हमें, पूरा हमारा स्वतंत्रता आंदोलन इसी पर लड़ा गया है। चाहे गांधी हो, नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो। अरे ये 5 ईयर प्लान जो है वो किसके दिमाग की उपज थी? भाई जिस सेशन से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी थी, उस सेशन में ये हुआ था। नेशनल प्लानिंग कमेटी, पंडित नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस की एक एक बात को पकड़ाई। ये जो बाद में जो चलाया गया कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद थे, कोई मतभेद नहीं थे। उन्होंने तो कि
पंडित नेहरू ने तो हिंदुस्तानी फौज में जी जो आईएनए फौज के गाने थे वो लिए, कोई नहीं थे, मैं नहीं मानता। लेकिन आज की बात करें, मैं दूसरी जगह जी चला गया। हम आज की बात करें, खास तौर से तेलंगाना की बात करें, तो तेलंगाना का अपना बड़ा अच्छा इतिहास रहा है। पिछली बार मैंने आपको जी कहा जी था, मेडक का भी जिक्र किया था और बताया था किस तरीके से इंदिरा अम्मा 1969 से होनी शुरू हो गई थी जब बैंक नेशनलाइजेशन किया था। तो इंदिरा गांधी के परिवार के प्रति मदन नेहरू जी की जो विरासत है, जो गांधी की जो विरासत है, और दक्षिण भारत में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा असर रहा है। उनके आंदोलन का, वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो, चाहे कामराज नाडार हो, ये लोग, और दूसरी तरफ चाहे वो पेरियार हो, पेरियार ने भी अपना जो काम किया, उन्हें जो करना था, जस्टिस पार्टी से लेकर के और द्रविड़ कड़गम तक, उसके बाद अन्ना दुर्रई ने अपने द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम बनाई, वो अलग बातें हैं। उसका यहाँ पर असर रहा है। आंध्र प्रदेश की टी रामालू, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए जो अपना आत्मदाह कर लिया था 1936-37 में शायद, तो ये इतिहास है इसका, अपने तेलंगाना का इतिहास बड़ा क्रांतिकारियों का इतिहास है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है, जो चक्कर घूम रहा है, जो पलट रहा है, मैंने आपसे भाई, अब ये है कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, और हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब खंजर आजमाना हुआ। अरे भाई, ये तो बातें तेलंगाना को लेकर के, तेलंगाना के लोग कांग्रेस के पास तो जाएंगे ही। अब ये हीरो बन गए थे 2014 में, अब उसकी विरासत पे कब तक खाएंगे? उसमें 250-300 लोग फना भी हो गए, शहीद हो गए, तो कब तक जो है वो ये उस शहादत की पूंजी पर रोटी पकाते रहेंगे? ये बिल्कुल राकेश कपूर जी, मैं आपके पास, जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि वक्त की कमी है, और 2 सवाल में आमिर साहब, अयूब साहब, दोनों से मैं लेना चाह रही थी। अयूब साहब, क्योंकि पूरा इतिहास हमने एक तरह से शायद पूरा रिवाइव कर लिया, और तमाम चीजें, तमाम पॉइंट्स लोगों के बीच में अब तक चले गए होंगे, लेकिन अगर अभी मैं आएगा, हम हालात हाजरा की अगर हम बात करें, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि एआईएमएम के हवाले से अगर मैं बात करती हूँ, तो क्या आपको लगता है जो पिछली बार उसको 7 सीटें मिली थी, क्या इस बार उसमें कुछ इजाफा हो सकता है, या आपको लगता है कि उसको और नुकसान हो सकता है? क्योंकि जुबली हिल्स एक एक्स्ट्रा सीट पर वो लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद राजा सिंह से ज्यादा खतरा अजरुद्दीन से है, इसलिए वो वहां से उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। तो क्या वो न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं जुबली हिल्स में, कि अगर एआईएमएम ना सही तो कोई और बड़ा मुस्लिम लीडर भी वहां से ना उभर पाए, तो जीतना नहीं बल्कि न्यूट्रलाइज करना ज्यादा उनका मकसद है? और क्या उनकी पहले से सीटें कुछ बढ़ सकती हैं? हालात क्या लग रहे हैं फिलहाल एआईएमएम के आपको वहां? एआईएमएम का नैरेटिव ये है कि अगर हम हैं, तो जैसा मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा गया था, या वो खुद भी कहते थे कि सोल स्पोक्स पर्सन, तो ये जो सोल स्पोक्स पर्सन वाली बात है, ये बहुत ज्यादा सही नहीं है ये, मगर उसके लिए कोशिश हमेशा की जाती है कि कोई और आवाज हमारे मद्दे मुकाबिल ना हो। ये हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है, और जो इनकी आवाजों का जो मजमुआ है, और उसको इजाफा करने की कोशिश की जाती है। ये इन्होंने जिस कैंडिडेट को अजहरुद्दीन के खिलाफ खड़ा किया है, वो कैंडिडेट निहायत ही कमजोर है, और उसके जीतने के कोई चांसेस नहीं है। अगर अजहरुद्दीन हारते हैं तो उन्हीं के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हारेंगे, मजलिस की वजह से नहीं हारेंगे वो। एक दूसरी चीज ये कि ये जो सेटअप आपको दिखाई दे रहा है तेलंगाना में, ये यूथ है, ये यूथ जो है 50 साल के आसपास वाला यूथ है, ये वो 70 साल वाला यूथ नहीं है, और ये 20 साल वाला नहीं है ये। तो अब आप प्रियंका गांधी की उम्र ले लीजिए, आप राहुल गांधी की उम्र ले लीजिए, रेवंत रेड्डी की उम्र ले लीजिए, केटी रामाराव की उम्र ले लीजिए,
तो आपको अंदाजा होगा कि द यूथ इज इन द फोर फ्रंट of fighting it out and taking away the virsa from the old generation. इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि प्रियंका और राहुल का जो चेहरा है और उनका जो किरदार है वो Congress has been able to sell that, and the selling is not because of the Congress but in spite of the Congress, because these two brother and sister have worked very hard. Particularly Rahul Gandhi has worked very hard in Telangana and in Hyderabad. Okay. He is going and sitting in an auto rickshaw and trying to talk to people and taking, even wearing their this thing. He is connecting with the people. वो कभी देखने को नहीं मिला, कांग्रेस ने भी कभी नहीं किया ये काम, मगर राहुल कर रहे हैं। राहुल लोगों के साथ बैठ के उनके जो छोटे छोटे चाल होते हैं वहां बैठ के उनका दाल चावल खा रहे हैं वहां बैठ के। ही इज कनेक्टिंग विद पीपल एंड दैट हैज सक्सीडेड अप टू अ लॉट। आप ये दोरा लोग जो है जिनको हम हुक्मरान कहते हैं, ये हमारे दोरलूज है, ये हमारे केसीआर साहब दोरा है, तो वो दोरा के साथ में तो हम कुछ नहीं कर सकते। दोरा तो एक ऊपर की सतह पे रहेंगे, हम नीचे की सतह पे रहेंगे। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये न्यू वेव ऑल्सो हैव द पावर ऑफ द यूथ बिहाइंड इट, तो होपफुली द यूथ विल विन। ओके जी, तो आपको ये लग रहा है कि यूथ ने यूथ को अट्रैक्ट किया है और कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का एक सादगी भरा जो पूरा रवैया उनका रहा है, लोगों के बीच में जाके उनकी तरह बन के उनकी बात करना, उनकी बात सुनना और उनके जैसा बन के, कि अगर ऑटो ड्राइवर से या ऑटो वालों से मिल रहे हैं तो उनकी यूनिफॉर्म पहनकर उनके साथ उनके जैसा वो बनकर बात कर रहे हैं। उससे पहले भी हमने कुलियों से लेकर ट्रक ड्राइवर से लेकर शायद मुझे लगता है कि हर तबका जो है लगभग उससे उन्होंने इस दौरान पूरा संवाद कर लिया है। और ये तेलंगाना का इलेक्शन अब है, लेकिन उससे पहले भी तेलंगाना के लोग वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम चीजें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी देखी और उसके बाद भी जो तस्वीरें आई वो कहीं ना कहीं उनके जहन में जरूर बसी होंगी, जिसका असर अभी तेलंगाना में कांग्रेस के फेवर में बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे सवाल 30 सेकंड आप दोनों से ही लूंगी, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आमिर साहब पूछूंगी, कितने सीटें देंगे आप फिलहाल कांग्रेस को? मेरा अंदाजा है कि 64 से 69 के बीच में आना चाहिए। जिस तरीके से जो हालात हैं, जो हमारे लोकल रिपोर्टर्स से मालूमात हो रहे हैं, लोकल पुलिस से जो मालूमात हो रहे हैं, उससे ये अंदाजा है कि 64 से 69 ये मैं समझता हूँ। और अगर परसेंटेज, पिछली बार वोटिंग परसेंटेज क्या रही थी और अगर उससे बढ़ती या घटती है तो फिर क्या इसका नतीजा हो सकता है? 73 प्लस रहती है उमूमन पोलिंग परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट एरिया में। सिटी में 45, 42 और 45 के बीच में हो जाती है, तो सिटी का तो अलग है, मगर डिस्ट्रिक्ट में 73 से 79 के बीच में 80 तक भी जाती है परसेंटेज। तो जिस तरीके से अब तो जो लोग जो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जुलाई अगस्त से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं और इस मर्तबा हमारे को वोट डालना है, और किसको डालना है ये भी तय हो गया है। तो बस अब कल का इंतजार है, कल शाम तक मैं समझता हूँ कि सब वोट से फारिग होके बैठे रहेंगे घर में 3 तारीख के इंतजार में। तो और जो रिलीजियस तंजीमें हैं उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है, क्या उसका असर हो रहा है? क्या मुसलमानों पर वो असर है? क्योंकि माना जाता है कि वो लास्ट मोमेंट पे कोई अपील करते हैं। क्या आपको लगता है अभी भी वो इतना रेलेवेंट है वो तमाम चीजें? जो तंजीमी लेवल पे, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो स्ट्रांग है, यकीनन उनका असर है। उनके जो मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में वो है, लेकिन सिटी में मैंने समझता कि किसी की ऐसी कोई तंजीम है जिसके वजह से वोट पड़ सकते हैं या बैलेंस इधर का उधर हो सकता है। यकीनन डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाएंगे तो जमात इस्लामी का काफी असर है, तबलीगी जमात का असर है, जमात उलमा हिंद का असर है। तो ये मजहबी तंजीमें हैं जिनका असर है डिस्ट्रिक्ट्स में, और वहां पर बहुत ज्यादा मतलब कांग्रेस ने कोई चांस नहीं लिया कि वो किसी को भी छोड़ेगी। हर एक जिससे उनको ऐसा लग रहा था कि फायदा हो सकता है, वो हर एक का दर खटखटाए और हर एक जगह से उन्हें वेलकम किया गया।
ये बात जरूर है। तो ये डिस्ट्रिक्ट में शायद जी जी, तो बिल्कुल ये मान सकते हैं कि बहुत सधा हुआ इलेक्शन जो है वो कांग्रेस ने लड़ा है और उसने लास्ट में अपनी पूरी जी जान लगा दी है। और इसीलिए बार-बार ये कहा जा रहा है, तमाम एक्सपर्ट, सर्वेज सब ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रह सकता है, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि कांग्रेस इस बार अकेले लड़ रही है और उसको एक लंबा सफर जो है तय करना है मेजोरिटी तक पहुंचने के लिए। अयूब साहब, लास्ट कमेंट आपसे, कितने आप सीटें देंगे फिलहाल, क्या लग रहा है आपको? मैं 60 और 65 के दरमियान में मेरा फिगर है, और उससे ज्यादा मैं नहीं सोच सकता कि वो लोग लेंगे, मगर 60 और 65 के दरमियान हो सकता है ले ले। उसकी एक चीज जो आमिर ने अभी कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मुस्लिम तंजीमें हैं या इस्लामिक तंजीमें हैं, दे हैव अटरली फेल्ड टू मोबिलाइज द मुस्लिम्स। मुसलमान का जहन परेशान करने में कामयाब हुए हैं ये लोग, और एक सुई पैदा नहीं कर सके, क्योंकि कुछ लोग मजलिस के साथ हैं, एक बड़ा तबका जो पीरो मुरीदी का तबका है वो उनके साथ है, और जो दूसरा तबका है जमात इस्लाफी इज एज यूजुअल वेरी कंफ्यूज। कुछ सीटें इनको दीजिए, कुछ वोट इनको दीजिए, फला जगह इनको दीजिए, एक किस्म का कंफ्यूजन है उनके पास, वो लोग डरे हुए हैं एक किस्म से। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मुस्लिम तंजीमों का उतना ज्यादा असर नहीं है। ये लोग बेहतर है कि अपनी जगहों पे बैठे रहें और वहीं से देखें तमाम चीजों को, मगर अवाम उन्नास में एक किस्म की जागृति है, उन लोगों में एक बेदारी है, और वो चाहते हैं कि चेंज लाएं और वो चेंज बेहतरी के लिए हो। जी बिल्कुल, और उन्हें बेहतरी, जाहिर सी बात है, जो ऑप्शन है फिलहाल उनके पास कांग्रेस, उसमें उन्हें वो बेहतरी कहीं ना कहीं नजर आ रही है और एक चेंज की लहर जरूर देखने के लिए मिल रही है। बाकी तो 3 तारीख को ही जब पिटारा खुलेगा, बुशरा जी, मैं एक बात कहना तब चाहूंगा, जी एक जुमला जी 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 लास्ट में बिल्कुल कहना। बिल्कुल। देखिए, अगर हम ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की वहां तूफान है, हवा है, सुनामी है, जो भी है, तो कांग्रेस की सीटें आनी चाहिए या तो 80, अगर नहीं है तो 50 से नीचे। ये आप लिख के रख लीजिए, या तो कांग्रेस की सीटें आएंगी 80 से ऊपर, अगर वहां कांग्रेस का तूफान है, और अगर नहीं है तो फिर आएंगी 50 से नीचे। इनमें से एक बात होने वाली है, अगर तूफान है तो 80 से ऊपर। और दूसरे, ये जहां तक ये जो मजहबी तंजीमों का सवाल है, तो मुसलमान इनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। मुसलमान जो है वो बहुत इंटेलिजेंट वोटर होता है। इन तंजीमों ने कोई भला नहीं किया है मुसलमानों का, इनको गड्ढे में गिराए रखा है। जहां तक मजहब का सवाल है, अपने मजहबी रवायतें वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मुसलमान बहुत आगे चला गया, वो देख रहा है अपने आसपास हो क्या रहा है। ये वही हो रहा है जो एक जमाने में अंग्रेजों के हुकूमत में हुआ था। क्या उसको समझ में नहीं आ रही है बात कि उसे आगे बढ़ना है तो उसको एजुकेटेड होना पड़ेगा, उसको अपने को एजुकेट करके अपनी गुर्बत से बाहर निकलने के लिए उसे अल्टीमेटली एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और जो सरकार और जो हुकूमत उसको इसमें मदद करेगी वो उसके साथ देगा। तो इसमें नहीं है, इसमें कहीं कोई हमें मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। अब जमाना बदल गया, वो 60-70 का जमाना गया। 50-60 जब जो है वो अपने जो है जामा मस्जिद के शाही इमाम कहा करते थे। जी बिल्कुल, आप वो दौर, जी बिल्कुल राकेश कपूर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो दौर निकल गया है। अब उनसे जी बिल्कुल, अब उनसे मुसलमान नहीं सीखते हैं और ना ही वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो किसकी तरफ वोट करें, क्योंकि उनका रुझान तो बदलता ही रहता है। कभी किस पार्टी के नेता उनसे मिल जाते हैं तो कभी किस पार्टी के नेता। अगर वो न्यूट्रल होकर बात करें तो शायद मुसलमान उनकी तरफ देखें, लेकिन वही हाल तमाम जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन तीनों मेहमानों की जो राय है और उसके बाद जो आपने लास्ट में क्लीन बोल्ड किया है कि 50 या फिर 80, तो ये देखना, और आपने बहुत सही बात यहाँ पर रखी है कि अगर सुनामी, तूफान, आंधी, अगर इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है फिर 60 और 65 पे क्यों सिमटेगा। वो तो आप मेजोरिटी तक पहुंच रहे हैं, यानी कि कदर गनीमत आपने पा ली वो मेजोरिटी, और आप सरकार बना पा रहे हैं। अगर जाहिर सी बात है कि लोग आपको चुन रहे हैं, हजारों की तादाद में आ रहे हैं, आंधी सुनामी है,
तो वो 80 क्रॉस करना चाहिए। जिस तरह से बीआरएस को पिछली बार मिली थी सीटें, आपको उसके मुकाम पर आना पड़ेगा। वो 3 तारीख को देखेंगे और बहुत कुछ कल भी पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। और अब कल जो है वो तेलंगाना में वोटिंग होनी है और उसके बाद 3 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि किसकी बन रही है सरकार। सुबह 6 बजे से ही आप लगातार डीबी लाइव पर देखेंगे हमारे प्रोग्राम सारा दिन। और उसके साथ साथ कल एग्जिट पोल भी है, तो उससे भी, हालांकि आप उस पर यकीन कर सकते नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्लान होती हैं, उसी तरह से सर्वेज भी, ओपिनियन पोल्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी आप जरूर देखना चाहेंगे, इंटरेस्ट तो आपको होगा। तो एग्जिट पोल भी होगा कल तमाम चैनल्स का, वो भी आपके सामने होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लगातार डीबी लाइव की तमाम वीडियोस को पसंद करते रहिए, उन्हें शेयर करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और 7 बजे आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर।